हेलो डॉक्टर्स। तो हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स की सीरीज जो हमने पैथोलॉजी में स्टार्ट की थी उसमें हमारे आज के टॉपिक हैं हीमोस्टैसिस एंड हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हीमोस्टैसिस क्या होता है और हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीमोस्टैसिस के साथ कि हीमोस्टैसिस का क्या मतलब होता है। तो हीमोस्टैसिस का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। कि मान लीजिए आपको कोई इंजरी हो जाती है, आपकी कहीं चोट लग जाती है और वहां ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इस ब्लीडिंग का थोड़ी टाइम के बाद रुकना ही क्या कहलाता है? स्टॉप हीमोस्टैसिस कहलाता है। यानी आपकी कहीं इंजरी हुई, आपकी कहीं चोट लगी, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग थोड़े टाइम के बाद रुक गई, ठीक है। दिस स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ इंजरी, यही क्या कहलाता है? हीमोस्टैसिस कहलाता है। अब इस ब्लीडिंग का रुकना या फिर हीमोस्टैसिस के होने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, यानी 3 फिनोमेनाज होते हैं, तब जाके हमको हीमोस्टैसिस अचीव होती है। सबसे पहले जहां पे इंजरी हुई है, जहां पे इंजरी हुई है वहां पे हमको वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। यानी जहां पे इंजरी हुई है उस एरिया की जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अब कॉन्स्ट्रिक्ट करने का के पीछे का क्या लॉजिक है? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ब्लड वेजल्स का साइज ज्यादा होगा तो इनके थ्रू फ्लो होने वाला जो ब्लड है उसका अमाउंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए कहीं इंजरी हो जाती है, क्या हो जाती है? कहीं इंजरी हो जाती है, तो अगर इंजरी हुई है तो लॉस ऑफ फ्लूइड के जो चांसेस है या लॉस ऑफ ब्लड के चांसेस है वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस ब्लड वेजल का साइज रिड्यूस कर दिया जाए, अगर इस ब्लड वेजल का साइज रिड्यूस कर दिया जाए तो इसके थ्रू फ्लो होने वाला जो ब्लड होगा उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लॉस ऑफ ब्लड के चांसेस भी क्या रहेंगे? कम होंगे। तो सबसे पहले जहां इंजरी होती है वहां की जो ब्लड वेजल्स होती है उनमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ट्रांजिएंट टाइम के लिए होता है, यानी बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, इसलिए कुछ बुक्स में इसको मेंशन भी नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो जस्ट बाद हमको जो चीज देखने को मिलती है वही देखने को मिलता है कि जहां पे आपकी इंजरी हुई है उस इंजरी वाली जो ब्लड वेजल है, इंजर्ड ब्लड वेजल जो है, उसके अंदर प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सपोज करिए ये आपकी ब्लड वेजल थी, क्या थी? ये आपकी ब्लड वेजल थी और इस ब्लड वेजल में यहां आपको क्या देखने को मिला? इंजरी देखने को मिली, यानी यहाँ पे ये ब्लड वेजल जो थी वो रप्चर हो गई। तो जहां ब्लड वेजल रप्चर होती है वहां में ये देखने को मिलता है कि वहां थोड़े टाइम के बाद जो प्लेटलेट्स आती हैं वो आके इकट्ठा होने लग जाती हैं, प्लेटलेट्स आके इकट्ठा होने लग जाती हैं और इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टैसिस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी हीमोस्टैसिस। यानी प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? प्राइमरी हीमोस्टैसिस कहलाता है। एक बार प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा? इसके ऊपर फाइब्रिन नाम की जो प्रोटीन होती है उसका मेसवर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइब्रिन प्रोटीन का मेसवर्क बन जाता है। तो ये क्या आ गया? प्लेटलेट प्लग के ऊपर फाइब्रिन प्रोटीन का मेस आ गया। तो जब इस प्लेटलेट प्लग के ऊपर इस फाइब्रिन प्रोटीन का मेस आ जाता है तो अब हम इसको बोलते हैं कि ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है और ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? सेकेंडरी हीमोस्टैसिस कहलाता है। इन तीनों स्टेज को कंप्लीट करने के बाद हमको ये देखने को मिलता है कि जो ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि हीमोस्टैसिस जो होती है वो अचीव हो जाती है। अब हीमोस्टैसिस होना ये क्या है? आपके इंजरी हुई, वहां पे हीमोस्टैसिस हो गई, तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। क्या है? इट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। इसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जिसको हम प्राइमरी हीमोस्टैसिस बोलते हैं और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन जिसको हम सेकेंडरी हीमोस्टैसिस बोलते हैं, ये सब हमको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ हीमोस्टैसिस। ये सारे फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, इसलिए हमने इनको ब्लड फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर आपको हीमोस्टैसिस को बहुत डिटेल में समझना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को बहुत डिटेल में समझना है, तो आपको हमारी जो ब्लड फिजियोलॉजी वाली जो यूनिट है वहां आप जाके इन फिनोमेनास को देख सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली हम यहाँ पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी चीज नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो वो फिजियोलॉजी है, लेकिन अगर वो नॉर्मल फंक्शन ना करे तो पैथोलॉजी है। तो हमने अभी देखा कि हीमोस्टैसिस नॉर्मली कैसे वर्क करता है, हीमोस्टैसिस नॉर्मली कैसे अचीव किया जाता है। लेकिन क्योंकि हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अगर अब हम ये जानेंगे कि मान लीजिए हीमोस्टैसिस वर्क ना करे, अगर हीमोस्टैसिस क्या हो जाए? फेल हो जाए, तो जाहिर सी बात है अगर आपकी कहीं चोट लगी है और वहां पे हीमोस्टैसिस फेल हो जाता है तो वहां पे आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। और अगर कहीं हीमोस्टैसिस फेल हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो ऐसे डिसऑर्डर को बोलते हैं हम हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स। क्या बोलते हैं? हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स। सो अब हम जाने कि ये हीमोस्टैसिस फेल क्यों हो रहा है। तो हीमोस्टैसिस फेल होने का रीजन कुछ भी हो सकता है कि जो हीमोस्टैसिस के 3 प्रोसेस थे, लाइक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन,
इनमें किसी में भी इंटरप्शन आ जाए, मान लीजिए प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन ना हो तो हीमोस्टेसिस फेल हो जाएगा, या फिर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो तो भी क्या हो जाएगा, हीमोस्टेसिस फेल हो जाएगा। तो अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस यानी कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या कहलाता था, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन क्या कहलाता था, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। तो किसी भी तरीके से अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में कोई इंटरप्शन आता है, क्या आता है, कोई इंटरप्शन आता है, तो इसकी वजह से हीमोस्टेसिस फेल हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो होती है वो नहीं रुकती है एट द साइट ऑफ इंजरी, और पर्सन हीमोरेजिक डिसऑर्डर से सफर करता है। तो बेसिकली हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स क्या है, तो हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हैं जो किससे एसोसिएटेड है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग से। तो कहीं अगर आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है या फेलियर ऑफ होमियोस्टेसिस देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो भी डिसऑर्डर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हीमोरेजिक डिसऑर्डर बोलेंगे। या फिर यूं कहिए कि हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स उन डिसऑर्डर्स से एसोसिएटेड है जिनकी वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिलती है या फिर फेलियर ऑफ हीमोस्टेसिस देखने को मिलता है। अब आप जानते हैं कि जो हीमोस्टेसिस था उसमें मेनली दो फिनोमेना थे, एक था प्राइमरी हीमोस्टेसिस और एक था सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ये दो मेजर फिनोमेना थे हीमोस्टेसिस के केस में। तो अगर किसी पर्सन के अंदर हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि या तो उसका प्राइमरी हीमोस्टेसिस वाला जो फंक्शन है वो सही से परफॉर्म नहीं हो रहा है, या फिर उसका सेकेंडरी हीमोस्टेसिस वाला जो फंक्शन है वो सही से परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो यानी या तो डिफेक्ट आ रहा है किसके अंदर, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर डिफेक्ट आ रहा है, या फिर उसके सेकेंडरी हीमोस्टेसिस वाला जो फिनोमेना है उसके अंदर डिफेक्ट आ रहा है, या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उस पर्सन की जो ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है। क्योंकि ब्लड वेजल्स के अंदर डिफेक्ट आ रहा है तो ब्लड वेजल्स रप्चर कर सकती है, और ब्लड वेजल रप्चर करेंगी तो भी क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो अगर हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स अराइज हो रहे हैं किसी पर्सन के अंदर तो उसके तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो उसका प्राइमरी हीमोस्टेसिस वर्क नहीं कर रहा है यानी उसके अंदर प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है सही से, या फिर उसके अंदर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस सही से नहीं हो रहा है यानी उसके अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या फिर तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसकी जो ब्लड वेजल्स है उनमें कोई दिक्कत है। ब्लड वेजल्स के अंदर प्राइमरी या सेकेंडरी डिफेक्ट हो सकते हैं। प्राइमरी डिफेक्ट का मतलब होता है कि ब्लड वेजल्स के अंदर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ रही है, और ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी किसी जेनेटिक डिसीज की वजह, जेनेटिक कॉज की वजह से हो रही है, जो कंजेनाइटल है यानी बाई बर्थ उस पर्सन के अंदर है, या फिर जो वेजल्स हैं उनके अंदर सेकेंडरी डिफेक्ट आ रहा है। सेकेंडरी डिफेक्ट यानी कि जो ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ रही है, बट यहां स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जो आ रही है उसका रीजन एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी किसी भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन या किसी वायरस के इन्फेक्शन यानी किसी भी माइक्रोब के इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ रही। तो सिंपल सी बात है, हीमोरेजिक डिसऑर्डर्स या तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में गड़बड़ी की वजह से हो सकते हैं, या फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में कोई एबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से हो सकते हैं, या फिर आपकी ब्लड वेजल्स में कोई दिक्कत है उसकी वजह से हो सकते हैं। एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस, यानी कि जो आपकी हीमोस्टेसिस का फिनोमेना है उसमें जो प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है एट द साइट ऑफ इंजरी, वो नहीं हो पा रहा है। यानी कि हमने आपको बताया था कि जहां कहीं भी इंजरी होती है, जहां कहीं भी आपकी ब्लड वेजल्स के अंदर इंजरी देखने को मिलती है, तो जो इंजरी वाली साइट होती है वहां पे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है, यानी प्लेटलेट्स आके जमा हो जाती हैं। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से ये प्लेटलेट्स आके जमा नहीं हो रही है, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, डिफेक्ट इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस। और जब डिफेक्ट इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस है तो फिर हीमोस्टेसिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी हीमोस्टेसिस ही फेल हो गई। अब यह प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं दिक्कत प्लेटलेट्स में रही होगी, या तो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कम रहा होगा, यानी जिस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या फिर जो प्लेटलेट्स हैं वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही हैं अपना। दो रीजन हो सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है कि प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो जाए बोन मैरो से, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का अमाउंट डिक्रीज हो जाए। अब ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का अमाउंट जो डिक्रीज होगा वो किसकी वजह से होगा, या तो प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है या फिर प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन कम हो रहा है। यही दो रीजन हो सकते हैं कि या तो प्लेटलेट्स बन कम रही हैं या फिर वो डिस्ट्रॉय ज्यादा हो रही है। दूसरा, प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट, प्लेटलेट सही से काम नहीं कर रही है। प्लेटलेट का काम क्या था, यहां पे जाके एग्रीगेट करना, बट वो सही से क्या कर रही है, एग्रीगेट नहीं हो रही है। रीजन क्या है एग्रीगेट ना होने का, क्योंकि कुछ एंटी प्लेटलेट एजेंट प्रेजेंट है ब्लड में।
ब्लड में कुछ एंटी प्लेटलेट एजेंट के प्रेजेंस से जो प्लेटलेट्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। यानी अगर कोई पर्सन ज्यादा अमाउंट में एस्पिरिन की डोज ले लेगा, जो एस्पिरिन होती है और जो क्लोपिडोग्राल होती है, ये क्या होती है, एंटी प्लेटलेट एजेंट होती हैं। ये प्लेटलेट को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देती। तो किसी पर्सन के अंदर अगर हाई डोज ऑफ एस्पिरिन चली गई है तो उसकी प्लेटलेट एक जगह एग्रीगेट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स नहीं होगा, जिसकी वजह से प्राइमरी हीमोस्टेसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से हीमोस्टेसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लड जो होगा वो क्लॉट नहीं होगा और ब्लीडिंग होती रहेगी, यानी हीमोस्टेसिस जो होगा वो फेल कर जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखें यूरेमिया के जो पेशेंट होता है, जिसके ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, उस पर्सन के अंदर भी हमने ये देखने को मिला है कि उसकी भी जो प्लेटलेट्स हैं वो एग्रीगेट नहीं कर पाती है। तो एक तो ये रीजन हुआ प्राइमरी हीमोस्टेसिस फेल होने का। दूसरा ये होता है कि किसी पर्सन को अगर वॉन विलिब्रेंट डिसीज है, वॉन विलिब्रेंट डिसीज के केस में भी हमको ये देखने को मिला है कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस नहीं होती है। अब वॉन विलिब्रेंट डिसीज क्या होती है, तो आप ये जानिए कि ये आपकी मान लीजिए ब्लड वेजल्स थी, ठीक है। अब ये ब्लड वेजल्स के अंदर क्या होती है, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स की लेयर होती है। क्या होती है, एंडोथेलियल सेल्स की लेयर होती है। तो मान लीजिए अगर इंजरी हुई तो ये एंडोथेलियल सेल्स की जो लेयर थी वो यहां से रप्चर हो गई, और एंडोथेलियल सेल ये क्या है, एंडोथेलियल सेल्स की लेयर है, एंडोथेलियल सेल्स की लेयर है। इसके ये एंडोथेलियल सेल्स की लेयर जिस लेयर पे लाई करती है, यानी इनकी जो बेसमेंट लेयर होती है उसको बोलते हैं सब एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं, सब एंडोथेलियम। तो किसी भी इंजरी की वजह से क्या होता है कि एंडोथेलियम जो होती है ये रप्चर हो जाती है। इसके रप्चर होने की वजह से जो सब एंडोथेलियम होती है ये एक्सपोज हो जाती है। अब इस सब एंडोथेलियम के पास प्रेजेंट होते हैं कुछ फैक्टर जिनको बोलते हैं वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। क्या बोलते हैं, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। इन वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के पास क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं। किसको अटैच करने के लिए, रिसेप्टर टू अटैच प्लेटलेट्स। तो जैसे इंजरी हुई तो ये एंडोथेलियल सेल्स वाली लेयर थी, ये सेड ऑफ हो गई, सब एंडोथेलियम एक्सपोज हो गई। तो सब एंडोथेलियम के पास जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर थे ये एक्सपोज हो गए, और इनके पास क्या थी, कैपेसिटी थी ब्लड की जो प्लेटलेट्स है उनको एग्रीगेट करने की, लेकिन अगर किसी पर्सन को वॉन विलिब्रेंट डिसीज है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो होगा, ये जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है ये नहीं एक्सपोज होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट ही नहीं होगा। जब ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो इसी के पास तो थे रिसेप्टर, किसको अटैच करने के लिए, प्लेटलेट्स को अटैच करने के लिए, बट ये प्लेटलेट्स को अटैच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना वहां पे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है। अगर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर नहीं है तो वहां पे रिसेप्टर नहीं है, रिसेप्टर नहीं है तो प्लेटलेट्स अटैच नहीं हो पाएंगे। तो ये था डिफेक्ट ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस, जिसके रीजन थे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट या फिर वॉन विलिब्रेंट डिसीज। अच्छा, वो पर्सन जिसके अंदर प्राइमरी हीमोस्टेसिस देखने को मिलेगी, प्राइमरी हीमोस्टेसिस का फेलियर देखने को मिलेगा या डिफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो उस पर्सन के अंदर आपको सुपरफिशियल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। उसकी जो स्किन है या उसकी जो बॉडी है उसके अंदर सुपरफिशियल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। बेसिकली म्यूकोजल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, यानी उसकी जो स्किन होती है या फिर उसकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब जो ब्लीडिंग है ये इन द फॉर्म ऑफ पिचाई हो सकती है। पिचाई क्या होते हैं, पैची क्या हो सकते हैं, स्मॉल पिन पॉइंट साइज क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। आपने देखा होगा किसी की बॉडी पे स्मॉल पिन पॉइंट स्पॉट्स होते हैं रेड कलर के इस तरीके से क्या होता है, किसी पर्सन पे इस तरीके से स्पॉट होते हैं, पिन पॉइंट स्पॉट्स, इनको बोलते हैं पैचे। तो ये जो पर्सन जिसके अंदर प्राइमरी हीमोस्टेसिस का डिफेक्ट देखने को मिलता है उसकी बॉडी पे पैचे देखने को मिल सकते हैं, जो स्मॉल पिन पॉइंट साइज के स्पॉट्स होते हैं, जो किसकी वजह से हुए हैं, ये इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। किसकी वजह से, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, ड्यू टू द फेलियर ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा हमको परप्यूरा देखने को मिल सकता है, यानी कि ये स्पॉट हमको बड़े साइज में भी देखने को मिल सकते हैं। जब ये 1 to 3 mm के होंगे, पर्पलिश कलर के 1 to 3 mm साइज के होंगे तो हम उनको परप्यूरा बोलेंगे। ठीक है, अगर ये 3 mm साइज से बड़े होंगे तो उनको इक्मोसिस बोल देंगे। क्या बोलेंगे, इक्मोसिस बोलेंगे। बेसिकली ये बनते क्यों है, क्योंकि कैपिलरी जो होती है वो किसी माइनर ट्रॉमा के अंडर आने से क्या हो जाती है, रप्चर कर जाती है। अगर नॉर्मल प्राइमरी हीमोस्टेसिस सही से हो तो ये तुरंत की तुरंत क्या हो जाती थी, हील हो जाती थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी हीमोस्टेसिस क्या कर गया, फेल कर गया है, तो जो ब्लड की जो कैपिलरी है वो हील नहीं कर पा रही है और उनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। जो म्यूकोसल ब्लीडिंग होती है ये एक और फॉर्म में हो सकती है, जैसे एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन इन द फॉर्म ऑफ मेनोरेजिया। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो एक एग्जांपल है वो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है, यानी डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। इसकी वजह से क्या हो रहा है,
प्राइमरी हीमोस्टेसिस हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज भी देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा फैटल होता है। जिस पर्सन के अंदर प्राइमरी हीमोस्टेसिस का डिफेक्ट देखने को मिलता है, उसके अंदर माइनर कट से, यानी हल्के से कट से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है। यहां आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज देखने को मिल रहा है ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी डिक्रीज इन ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो कैपिलरी रप्चर हुई है वो हील नहीं कर पा रही है और इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये आप यहां देख सकते हैं कि ये माइनर इस तरीके के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखने को आपको मिलते हैं, पिन पॉइंट साइज के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं जब पैची का फॉर्मेशन होता है बॉडी पे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफेक्ट इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। तो मान लीजिए प्राइमरी हीमोस्टेसिस तो सही से हो रहा है, बट सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो हो रहा है उसमें डिफेक्ट आ रहा है। अब सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में होता क्या था, तो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता था। मैंने आपको बताया था ना, बिगनिंग में ही मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। तो यानी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस सही से नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पा रहा है। अब ब्लड का क्लॉट का फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होता है, क्लॉटिंग फैक्टर की हेल्प से होता है। यानी कहीं ना कहीं डिफेक्ट किसके अंदर आ रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर भी आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे या तो क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं उनको इनहिबिट कर दिया जाता है इनहिबिटर्स के द्वारा। यानी क्लॉटिंग फैक्टर के जो इनहिबिटर्स होते हैं उनका जो कंसेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले बात करें क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी की, तो आपको पता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म होता है उसमें 13 फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपका सेकेंडरी हीमोस्टेसिस जो है वो फेल कर जाएगा, और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस अगर फेल कर जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जो हीमोस्टेसिस था वो अचीव नहीं हो पाएगा और ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है, अब क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो कुछ लिवर डिसीजेस के केस में भी हमको क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, लिवर के द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही साथ विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी होती है तो उस केस में भी क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन के जो होती है ये हेल्प करती है या फिर असिस्ट करती है लिवर को इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। साथ के साथ अगर किसी पर्सन के अंदर वॉन विलिब्रियंट डिसीज है, वॉन विलिब्रियंट डिसीज के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वॉन विलिब्रियंट डिसीज में क्या होता है कि वॉन विलिब्रियंट फैक्टर जो होता है वो नहीं बन पाता है। अगर वॉन विलिब्रियंट फैक्टर नहीं बन पा रहा है तो आपको पता है कि इस वॉन विलिब्रियंट फैक्टर के पास ही क्या होता है, प्लेटलेट्स को अपने पास अटैच करने के क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो अगर किसी पर्सन के अंदर वॉन विलिब्रियंट डिसीज है तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर वॉन विलिब्रियंट फैक्टर जो होगा वो डेफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, और प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा तो क्लॉट फॉर्मेशन की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। तो वॉन विलिब्रियंट डिसीज में क्लॉटिंग फैक्टर 8 और वॉन विलिब्रियंट फैक्टर दोनों ही डेफिशिएंट होता है। किसी पर्सन के वो अगर हीमोफीलिया ए है तो हीमोफीलिया ए में क्या होता है कि वॉन विलिब्रियंट फैक्टर तो नॉर्मल होता है, लेकिन उस केस में जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। इन 13 फैक्टर में किसी भी फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन होने में इंटरप्शन होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया बी के केस में क्या होता है कि आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो होता है वो डेफिशिएंट होता है, और हीमोफीलिया सी के केस में आपको क्लॉटिंग फैक्टर 11 जो होता है वो डेफिशिएंट होता है। तो यानी क्लॉटिंग फैक्टर में अगर मान लो डेफिशिएंसी है तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस फेल होगा, जिसकी वजह से हीमोस्टेसिस फेल होगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर्स। अब जो क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग कर रहे हैं, अगर उन क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी क्या होगा, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस फेल हो जाएगा। अब वो क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर क्या है, हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है वो ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है। अगर आप किसी पर्सन को हेपेरिन की ओवरडोज दे देंगे तो उसके अंदर जो उसका एंटी क्लॉटिंग जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्ट क्या करते हैं, ओरली एंटीकोगुलेंट्स ले लेते हैं लाइक डेबिगेट्रॉन या फिर एपिक्साबन या एडॉक्साबन या फिर राइवरोक्साबन, किसी भी अगर आप एंटी कोगुलेंट को डायरेक्टली ओरली ले लेते हैं तो ये भी क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग को रोकेगा, क्योंकि ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10A, एक्टिवेटेड फैक्टर 10। ओके, तो क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर्स जो होते हैं अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट कर देंगे तो जो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग चल रहा था वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफेक्ट ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस और डिफेक्ट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। Now we will discuss about the clinic feature of defect of secondary hemostasis। यानी किसी पर्सन के अंदर अगर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में डिफेक्ट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर डीप ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, यानी उसके डीप स्ट्रक्चर में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। डीप ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ज्यादा अमाउंट में होगी और अनस्टॉपेबल होगी।
इस केस में ब्लीडिंग जो देखने को मिलती है वो सॉफ्ट टिश्यू में देखने को मिलती है, लाइक मसल्स में, और साथ ही साथ जॉइंट्स में भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इंट्राक्रैनियल हेमोरेज भी देखने को मिल सकता है जो कि बहुत ज्यादा फैटल होता है। इक्मोसिस देखने को मिल सकते हैं जो कि लार्ज पर्पलस स्पॉट्स होते हैं बीनीथ द स्किन ड्यू टू द इंटरनल ब्लीडिंग। साथ ही साथ ये तो हमने दो रीजन बात कर लिए थे जिसकी वजह से हीमोस्टेसिस जो होती है वो फेल होती है। तो पहला जो रीजन हमने बात किया था वो बात किया था फेलियर ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस, और सेकंड में जो डिस्कस किया था वो किया था डिफेक्ट और फेलियर ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अब तीसरा जो कॉज था हम उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिफेक्ट ऑफ स्मॉल ब्लड वेजल्स। तो अगर किसी भी रीजन की वजह से जो आपकी ब्लड वेजल्स है उनके अंदर कोई डिफेक्ट है, वो अगर रप्चर कर जा रही है तो भी इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो भी ब्लीडिंग आपकी स्टॉपेज नहीं होगी। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी डिफेक्ट क्या हो सकते हैं स्मॉल ब्लड वेजल के? प्राइमरी इफेक्ट वो होते हैं जिसमें स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है ब्लड वेजल्स के अंदर, लेकिन इस स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी का जो कॉज होता है वो जेनेटिक होता है। जेनेटिक कॉज की वजह से स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है जो कंजेनाइटल होती है, यानी बाई बर्थ होती है। दूसरा सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ स्मॉल ब्लड वेजल्स में हम जानते हैं कि यहाँ भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, बट यहाँ जो कॉज होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, लाइक कोई इंजरी, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन। इस केस में जब ब्लड वेजल्स जो होती हैं वो स्मॉल ब्लड वेजल रप्चर कर जाती हैं तो पाल्पेबल परप्यूरा और इक्मोसिस हमको देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द hemostasis and hemorrhagic disorders. Thank you and have a nice day.